हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था 2019 के मेंस के पेपर के अंदर। टोटल आपके 66 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से पार्ट फर्स्ट में हमने 33 क्वेश्चंस है वो कर लिए थे। नेक्स्ट जो 33 क्वेश्चंस है वो आपके पार्ट सेकंड में रहेंगे। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या था आपका क्वेश्चन जो 2019 मेंस के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, काफी इजी है, ज्यादा इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे गए। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यू हैव नॉट सॉड एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। यू हैव नॉट सॉन, सॉड नहीं सोन आता है। वर्ब की आपकी कौन सी वाली फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कौन सी? सॉड नहीं, यू हैव नॉट शॉन, SHOWN वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो कौन सा आएगा यहां पर? यू हैव नॉट। हैज नॉट शॉन तो आएगा नहीं, आपको कहना पड़ेगा हैव नॉट शॉन। आपको डी ऑप्शन कहना पड़ेगा। यू हैव नॉट शॉन एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। ठीक है ना, यू हैव नॉट शॉन। ठीक है ना कि यहां पर सोड आएगा। सोड तो सो करने वाले की आएगी। कौन सा आएगा? शॉन। तो यू हैव नॉट शॉन। ठीक है ना, एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। ऑप्शन आपका डी करेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलो इजी है, इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द चाइल्ड पुट अ लैडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम्ड अप। देखो, वो दीवार के सहारे कोई भी चीज आप खड़ी करते, दीवार के सहारे कोई चीज खड़ी करते हैं या दीवार पे कोई आप चीज टांगते हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम अगेंस्ट कहते हैं। क्या कहोगे? अगेंस्ट। ना कि आप ऑन द वॉल कहोगे, आपको कहना पड़ेगा, कहेगा अगेंस्ट द वॉल। क्या कहोगे? अगेंस्ट द वॉल। द चाइल्ड पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल एंड क्लाइम्ड अप। ठीक है ना, आपके दीवार के सहारा लेके वो खड़ा हो गया, तो स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है ना, तो कोई भी चीज आप दीवार पे लगा रहे हो तो अगेंस्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीढ़ी लगा रहे हो तो अगेंस्ट द वॉल आपको इस्तेमाल है वो करना होता है। यहां कहोगे द चाइल्ड पुट अ लैडर। पुट की तो सेकंड फॉर्म यहां पर बन रही है। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल एंड क्लाइंब अप। ठीक है ना, तो अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़ी करना, अगेंस्ट। प्रेपोजिशन से बनने वाला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, आई सजेस्ट यू टू सी अ सॉलिसिटर। देखो, पहली बात तो आप सजेस्ट लगा रहे हो। सजेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो या तो आता है जिरंड, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम, ऑब्जेक्ट यदि दे रखा है तो हमें दैट क्लॉज का यूज है वो करना पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जिरंड भी लगता है और दैट क्लॉज भी लगाया जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो आपको दैट क्लॉज का इस्तेमाल है वो करना होता है। सजेस्ट के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, हमें दैट क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर। तो क्या कहोगे? सजेस्ट यू दैट। सजेस्ट यू दैट के बाद आपको सी तो कहना पड़ेगा। सी अ सॉलिसिटर तो आपको दे रखा है, सजेस्ट यू, सजेस्ट यू दैट। सी आप सीधा कह नहीं सकते, तो सजेस्ट दैट यू। क्या कहोगे? सजेस्ट दैट यू। सजेस्ट के बाद या तो जिरंड आती है या हमें क्या करना होता है? दैट क्लोज लगाना होता है। जैसे देखो, या तो हम कह सकते हैं इसी सेंटेंस को कि आई सजेस्ट, आई सजेस्ट। ठीक है ना, और आपने सीधी आप जिरंड लगा दिया, क्या? सीइंग अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर ये तब कहा जाता है जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो सजेस्ट के बाद में, तो हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है उस कंडीशन में हम उसमें दैट क्लॉज का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी दैट क्लॉज लगाया जा सकता है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्ट के बाद सीधा दैट क्लॉज लगा दो, दैट, और आप सीधा ही लगा दिया क्या? यू सी, यू शुड सी कह सकते हो, यू सी कह सकते हो, मॉडल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यू शुड भी कह सकते हो और आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो आप कह रहे आई सजेस्ट यू टू सी अ सोलिसिटर, नहीं, आई सजेस्ट यू दैट, आई सजेस्ट दैट यू शुड सी अ सोलिसिटर भी कह सकते हो, यू सी अ सोलिसिटर भी कह सकते हो। तो सजेस्ट दैट, सजेस्ट एक स्टैटिव है तो आई एम सजेस्टिंग तो आएगा नहीं, तो आई सजेस्ट दैट यू सी अ सोलिसिटर। ठीक है ना, यू शुड सी या यू सी अ सोलिसिटर, सीधा। क्वेश्चन नंबर 37,
आई वॉज बीइंग डिप्रेस्ड, पैसिव सेंस नहीं कहोगे, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड कहना पड़ेगा। आई वॉज बीइंग डिप्रेसिंग आपका आएगा नहीं, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड क्या कहोगे, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। तो आई वॉज बीइंग डिप्रेस्ड की बजाय आई वॉज बीइंग डिप्रेस्ड तो आपका पैसिव सेंस है, जबकि ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंस है, तो आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड यहाँ एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल के सेंस में, जैसे आई वॉज फीलिंग टायर्ड, जैसे आपने कह दिया आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, आई वॉज फीलिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड आपको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कहना पड़ेगा, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल है सेंटेंस के अंदर। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। पहली बात तो लेस्ट के साथ आप विल का यूज इस तरह कर नहीं सकते, और लेस्ट का तो अर्थ हो जाता नहीं, तो क्या अर्थ होगा, नहीं तो आपके आई विल गो टू द पार्टी लेस्ट यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। अब यदि तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे तो मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन आप लेस्ट के साथ आप विल का यूज है वो आप नहीं कर सकते। अब वो क्या कहना पड़ेगा, इफ यू विल, इफ के साथ आप विल यू तो आप कह नहीं सकते, ठीक है। अंटिल यू शुड, अंटिल के साथ इस तरह शुड का यूज कर नहीं सकते, अनलेस यू, क्या कहना पड़ेगा, अनलेस यू। तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। तो या लेस्ट का यूज नहीं है, अनलेस का यूज है, तो अनलेस यू, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो आपको कहना पड़ेगा अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी, ठीक है ना। प्रॉमिस प्लस टू इन्फिनेटिव चलता ही है, प्रॉमिस के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। सी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, सी इज नॉट रेडी, रेडी टू मैरिज भी कह सकते हो, तो वो वहां पर वर्ब हो जाएगी, और सी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, तो यहां पर मैरिज एक नाउन है, ठीक है ना। इजंट इट हम नहीं कह सकते, इज नॉट तो ऑलरेडी यहां पे लगाया हुआ है, आपको इज कहना पड़ेगा, और इज के बाद सी आएगा, तो इज सी क्या आएगा, इज सी, क्या कहोगे, इज सी। आपने क्या कहोगे, वर्ब तो आपने सेम यूज कर लिया, नॉट ऑलरेडी है तो टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा इज सी। तो सी इज नॉट रेडी टू मैरिज, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, मैरिज नाउन का, तो टू मैरिज नहीं, टू मैरी कहना पड़ेगा, सॉरी मैरी वर्ब हो जाएगी, सी इज रेडी टू मैरी, आप टू मैरी कहोगे तो मैरी एक वर्ब हो जाती है, और मैरिज नाउन है तो फॉर मैरिज कहना पड़ेगा। टू मैरिज नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, टू मैरिज नहीं कहोगे गलत होगा, क्योंकि मैरिज एक नाउन है, और मैरी कहोगे तो वो वर्ब हो जाएगी आपकी, टू मैरी, सी इज रेडी टू मैरी, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते थे आपको। ओके, he was considered पैसिव सेंस में कहना चाह रहा है, कंसीडर के साथ में एज का यूज वैसे भी कर नहीं सकते, एज इसमें लिखा हुआ नहीं है, कंसीडर में एज नहीं आता है, रिगार्ड में एज आता है, तो एज इसमें वैसे भी नहीं लिखा हुआ है। he was considered a genius by his school headmaster, करेक्ट सेंटेंस है आपका यहाँ पर। she was to be considered क्यों कहेंगे, she was considered सीधा ही कह दो सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सी वॉज बीन, वॉज के साथ बीन का इस्तेमाल वैसे भी गलत है, कंसीडरिंग कहेंगे नहीं, सेंटेंस करेक्ट है आपका, ठीक है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका करेक्ट है, इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेंटेंस इन पास्ट पार्टिसिपल आपने लगाया, सी वॉज कंसीडर्ड अ जीनियस। इसकी जगह यदि रिगार्डेड होता तो एज जीनियस आता, रिगार्ड में एज आता है, कंसीडर में एज नहीं आता, तो ही वॉज कंसीडर्ड अ जीनियस। इसकी जगह होता ही वॉज रिगार्डेड, तो हमें कहना पड़ता एज अ जीनियस, वहां पे एज लगाना पड़ जाता हमें सेंटेंस में। वाई नॉट यू टू बी, वाई नॉट यू टू बी, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस कह रहे हो फिर बी लगा रहे हो, तो वाई नॉट यू तो कह नहीं सकते, हमें डू या डज का यूज करना पड़ेगा, डू डज का सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, या इज एम आर वॉज वर का यूज करना पड़ेगा, यू नॉट भी आएगा नहीं, वाई यू आर नॉट इनवर्जन तो हमें करना पड़ेगा, तो वाई डोंट यू, तो वाई डोंट यू, अब टू भी तो लगा नहीं सकते मैन वर्ब से पहले, बी यहाँ पर मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो वाई डोंट यू बी अ गुड बॉय, ठीक है ना, एंड सिट डाउन, ठीक है, वाई डोंट यू बी अ गुड बॉय, ठीक है, वाई डोंट यू बी, तो टू हम लगा नहीं सकते मैन वर्ब से पहले, डू डज और डिड में के बाद में जो मैन वर्ब लगती है तो उसके पहले हम टू हम नहीं लगा सकते। यदि हम डू डज व डिड की बात करें तो इसके बाद में जो आने वाली मैन वर्ब होती है, चाहे वो बी लिखो, चाहे आप गो लिखो, चाहे आप इसकी जगह
कम लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टू नहीं लगा सकते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कभी भी डू डज और डिड के बाद हम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंक, आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंक, आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग। यूज्ड टू के बाद में जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, यूज्ड टू के बाद जिरंड आता है। यदि मान लो आपने इस तरह कहा सेंटेंस कि आई यूज्ड टू, अब यूज्ड टू कहोगे तो आपको ड्रिंक कहना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहना पड़ेगा। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, आपको इस तरीके से कहना पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी इस तरह बोलोगे। लेकिन यदि मान लो आपने कह दिया सेंटेंस में आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, तो फिर आपको आगे जिरंड का इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी। दोनों सेंटेंस में काफी फर्क है, ठीक है ना। तो यदि यूज्ड टू के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है वो किया जाता है, लेकिन यदि यूज्ड टू से पहले इज एम आर का इस्तेमाल करते हो और फिर यदि मान लो इसकी जगह आप इज एम आर वॉज वर आता है और फिर यूज्ड टू कहते हो, तो फिर हमें जिरंड का इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, इसका मतलब है मैं पहले कॉफी पिया करता था, अब मैं कॉफी नहीं पीता। पास्ट की हैबिट को बताता है आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी। लेकिन आपने कहा कि इन दिनों मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है, मुझे कॉफ़ी पीना ही बहुत ज़्यादा, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी, ठीक है ना। तो वहीं आपने कह दिया क्या, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ठीक है ना। तो आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ड्रिंकिंग कहो चाहे आई एम यूज्ड टू टेकिंग कॉफ़ी कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ठीक है, आई एम यूज्ड टू। तो इज एम आर के साथ यूज्ड टू है तो उसके बाद में जिरंड का इस्तेमाल है वो किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूज्ड टू आता है तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यदि मान लो आपने इज एम आर और वॉज वर के साथ यदि मान लो आपने यूज्ड टू लिखा है, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको जिरंड लिखनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा ड्रिंकिंग। तो एक जिरंड का इस्तेमाल होगा, तो आपको कहना पड़ेगा आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है ना, मुझे कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है, तो आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है ना, कि मुझे कॉफी पीने का कोई भी शौक नहीं है, मुझे कॉफी पीने की कोई आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, he has been put, he has been put, he has been put behind prison, behind the bar होता है, behind prison, put in आपको कहना पड़ेगा। देखो being putting in, being के साथ ing वाली फॉर्म आती नहीं है, being put behind, put in prison कहोगे, put behind the bar कह सकते हो, put behind the bar कहा जा सकता है, behind the bar, बार आएगा तब तो पुट बिहाइंड द बार कह दोगे, लेकिन पुट इन प्रिजन, जेल में डालते हो, पुट इन प्रिजन फॉर लाइफ कहोगे, पुट इन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जिरंड आती है, लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल है वो किया जाता है जब हम लुक फॉरवर्ड टू की बात करें। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, look forward to meeting you, तो look forward to meeting you, तो I'm really looking forward to meeting you। look forward to के बाद जिरंड आती है, फ्रेजल वर्ब है look forward, फ्रेजल वर्ब चाहे कोई सी भी हो उसके बाद जिरंड ही इस्तेमाल होती है यदि कोई वर्ब आती है। तो किसी भी फ्रेजल वर्ब के बाद में यदि कोई वर्ब रिपीट होती है तो वो हमेशा जिरंड होती है, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपने कह दिया सेंटेंस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है ना, मैं तुमसे वाकई मिलने की क्या के इंतजार में हूं, ठीक है ना। हाँ, ही इज बेंट ऑन हार्म, ऑन कहना पड़ेगा, बेंट ऑन आएगा और ऑन कहोगे तो हार्म कहेंगे नहीं, जिरंड आपको लगानी पड़ेगी। तो बेंट ऑन हार्मिंग, बेंट टू हार्मिंग, बेंट टू नहीं, बेंट टू हार्म, बेंट ऑन हार्मिंग, क्या कहोगे, बेंट ऑन हार्मिंग। प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है जिरंड लगाना ही पड़ेगा। ऑन कहोगे तो ऑन के बाद जैसे ही कोई वर्ब आएगी तो आपको वहां पर जिरंड कहनी पड़ेगी, बेंट ऑन हार्मिंग। प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा जिरंड का यूज है वो करता है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, इसी जिस चैनल का जो नाम है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप क्लिक करके वहां आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो इन क्वेश्चंस की,
ठीक है, तो क्या कहोगे, ही इज बेंट ऑन हार्म, ठीक है, माई रेपुटेशन बाय फॉल्स एक्यूजेशंस। ईच वन ऑफ देम में कोई दिक्कत नहीं है, ईच वन ऑफ देम में वर नहीं कह सकते, वॉज कहना पड़ेगा, वॉज वियरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन, क्या कहोगे, वॉज वियरिंग, वर वॉन कह नहीं सकते, हैव वॉन कह नहीं सकते, वॉज वियरिंग, तो ईच वन ऑफ देम वॉज वियरिंग अ फेस मास्क, ईच वन आपको पता है वर्ब सिंगुलर आएगी, ईच वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर, तो नाउन तो है नहीं लेकिन प्रोनाउन लगा दिया तो प्रोनाउन तो प्लूरल आपको लगाना ही पड़ेगा, ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ हिम या ईच वन ऑफ हर आप नहीं कह सकते, ईच वन ऑफ देम कहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या पूछा है, आई वुडंट ड्रीम ऑफ, ड्रीम के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा और ऑफ कहते ही आपको जिरन लगानी पड़ेगी, तो क्या कहोगे, आई वुडंट ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम ऑफ, वुड मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ड्रीम सही है, लेकिन आपको ड्रीम ऑफ कहना पड़ेगा और ऑफ के बाद आपको कहना पड़ेगा रेजिंग, ठीक है, आई वुडंट ड्रीम ऑफ रेजिंग द प्राइस, आई वुडंट ड्रीम ऑफ रेजिंग, ठीक है ना, ड्रीम के साथ ऑफ आता है और ऑफ के बाद आने वाली वर्ब जिरंड होगी, कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद आने वाली वर्ब है वो जिरंड आती है। जिरंड कितनी यूजफुल है आपके सेंटेंस में और क्या कितनी पूछी जाती है, इस चीज़ को आप थोड़ा नोटिस करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, कौन कौन से वर्ड जिरंड लेते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कौन से वर्ड बेइंफ्लेटिव वर्ब लेते हैं, कौन से आपके टू इन्फ्लेटिव वर्ब लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला पढ़ो, देखो, बट फॉर देयर वैलोर they would have been defeated, आपके कंडीशनल सेंटेंस का टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा है, बट फॉर का मतलब भी होता है यदि नहीं, इसका मतलब भी यदि नहीं होता है, बट फॉर देयर वैलोर, आपके यदि उनमें शक्ति नहीं होती, उनमें ताकत नहीं होती, उनमें साहस या उनमें धैर्य नहीं होता, तो क्या होता, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, वो हार जाते, यदि उनमें साहस नहीं होता तो वो हार जाते। सेंटेंस सही कह रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट विद देयर कोई सेंस नहीं है, बट अबाउट देयर कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर वैलोर, ये तो सेंटेंस ही नेगेटिव अर्थ निकाल देगा, आपके उनके साहस के कारण वो हार जाते, साहस के कारण हारते थोड़ी, साहस के कारण वो हारते नहीं, ऑब्वियसली आपको क्या, आपको कहना ये पड़ेगा, यदि उनमें ताकत नहीं होती, यदि उनमें शक्ति नहीं होती तो वो हार जाते। सेंटेंस में किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर में जनरली आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस, क्योंकि डिफीट किसकी बात कर रहा है, दे की तो बात कर रहा है, तो सेंटेंस इन पैसिव वॉइस है, इसमें क्या है, सेंटेंस इन पैसिव वॉइस है। तो आप कह रहे हो सेंटेंस की बट फॉर दे वैलोर दे वुड हैव बीन डिफीटेड, आपके यदि उनमें ताकत नहीं होती तो वो हार जाते, उनमें शक्ति नहीं होती तो वो हार जाते। She was smiling but looking pleased about something. Smiling and looking pleased दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, तो आप बट क्यों लगा रहे हो, एंड कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, एंड। She was smiling and looking pleased about something, and looking and looked pleased. Looking pleased चीज को देख नहीं रही, वो खुद ही देख रही थी, तो looked pleased. She was smiling and looked pleased about something, ठीक है ना, looked pleased। आप कह रहे हो कि किसी के बारे में, कुछ चीज के बारे में वो प्लीज दिख रही थी, ठीक है ना, प्लीज्ड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। एंड आएगा, पॉजिटिव को जोड़ने के लिए एंड लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रास्ट जोड़ना हो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तब हमें बट का इस्तेमाल है वहां पर करना होता है, ठीक है ना, जनरली पॉजिटिव प्लस नेगेटिव होता है तब बट लगाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में जनरली स्टिल का यूज करते हैं, यट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ओनली वन ऑफ दीज बुक्स में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिलोंग तो कहने से बिलोंग्स टू कहना पड़ेगा, बिलोंग नहीं, बिलोंग्स टू द स्कूल लाइब्रेरी, तो दीज बुक्स ठीक है, बिलोंग्स कहना पड़ेगा, दिस बुक हम कह नहीं सकते, दीज बुक कह नहीं सकते, दीज बुक्स कहना पड़ेगा और बिलोंग्स कहना पड़ेगा, क्योंकि ओनली वन ऑफ कह रहे हो तो वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब आपको कैसी कहनी पड़ेगी, सिंगुलर कहनी पड़ेगी, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर है वो रखनी होगी, तो दीज बुक्स और आपको कहना पड़ेगा बिलोंग्स, क्या कहोगे, बिलोंग्स। क्वेश्चन नंबर 51, चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल योर टेस्ट बर्ड्स। स्पाइसी टेस्ट कह रहे हो, नाउन तो आपकी कौन है,
स्पाइसी टेस्ट, ठीक है। चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट। अब टेस्ट के लिए वर्ब आएगी तो टिंगल नहीं टिंगल्स कहना पड़ेगा। क्या कहोगे? टिंगल्स। टिंगल्स योर टेस्ट बर्ड्स। क्या आना चाहिए? विच टिंगल आएगा नहीं। हु इज टिंगलिंग नहीं आएगा। दैट टिंगल्स। क्या कहोगे? दैट टिंगल्स। चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल्स योर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना, टिंगल्स। वर्ब जो नाउन आपकी आ रही है यहाँ पर, नाउन आपकी यहाँ कौन सी बन रही है? टेस्ट बन रहा है। और टेस्ट के लिए जो वर्ब बनेगी वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये वर्ब आपको कैसी दे रखी है? प्लूरल दे रखी है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू। टर्न्ड अ डेफ ईयर टू आता है, टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस। एडवाइस आपको पता है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो टू द एडवाइस कहना पड़ेगा। टू द एडवाइस। अनदेखा करना, टर्न अ डेफ ईयर आपकी इडियम है। तो ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है ना। तो टू द एडवाइस, तो एडवाइसेस होता नहीं, टू एडवाइस कहना पड़ेगा, ठीक है। और टर्न टू कहना पड़ेगा यहाँ पर, ना कि एंड। तो ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, टर्न टू आता, टर्न के बाद टू आता है, टर्न टू। तो क्या कहोगे? ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइस। टर्न के बाद टू आता है, ध्यान रखना, टर्न टू, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनदेखा कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, अनदेखा करना, इग्नोर करना किसी चीज को। तो टर्न अ डेफ ईयर, क्या कहोगे? टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। तो टू द एडवाइस, ना कि एडवाइस, ठीक है। एडवाइसेज नहीं कह सकते हम, एडवाइस वर्ब होती है। एडवाइस क्या होती है? वर्ब। और यहाँ नाउन है, आर्टिकल द लगा रखा है, तो हमें नाउन है, नो नाउन नो आर्टिकल का नियम अप्लाई होता है। तो टू द एडवाइस कहना पड़ेगा। एडवाइस, एडवाइस तो आपकी वर्ब होती है, ठीक है ना। तो एडवाइस नहीं आएगा यहाँ पर, एडवाइस आएगा। टर्न टू होता है, हाँ। ऑल्दो दे आर ट्विन्स, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर, नहीं डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या कहना पड़ेगा? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। डिफरेंट, डिफरेंस तो नाउन होती है, डिफर नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ऑल्दो दे आर ट्विन्स दे आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो पहली बात यहां पर ये बात ध्यान देना कि यहां पर ऑल्दो का नियम भी आप ध्यान रखें, ऑल्दो के बाद में कभी भी बट का यूज नहीं होता, या तो कोमा आता है या हटाता है। कोमा दे रखा है, करेक्ट है आपका सेंटेंस यहाँ पर, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम कहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। डिफरेंट, डिफरेंट देन, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम इन डिफरेंट के साथ टू आता है, ठीक है ना। वीडियो आप देख लेना, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर आपका वीडियो दे रखा है। इन डिफरेंट टू, डिफरेंट फ्रॉम, इन डिफरेंट टू, ठीक है। डिफरेंट देन का इस्तेमाल होता है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, जो एग्जाम में यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कैन यू एडवाइस टू मी। एडवाइस के बाद पहली बात प्रेपोजिशन नहीं आता, और एडवाइस ये तो आपने नाउन लिख दी, आपको कैन यू एडवाइज, आपको यहाँ वर्ब चाहिए, और एडवाइज मी कहना पड़ेगा। तो कैन यू एडवाइज मी, क्या कहोगे? कैन यू एडवाइज मी ऑन दिस मैटर। पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एडवाइज जो होती हैं ये वर्ब होती हैं, और एडवाइस होती हैं ये नाउन होती हैं। तो सी वाली नाउन होती हैं और एस वाली वर्ब होती है। सी वाली नाउन, एस वाली वर्ब होती है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ मॉडल कह रहे हैं, मॉडल के साथ नाउन तो लगाओगे नहीं, तो मॉडल के साथ आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। एडवाइस नहीं, एडवाइस कहना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। एडवाइजिंग तो मॉडल के साथ आईएनजी वाली फॉर्म तो लगा नहीं सकते, और एडवाइस के बाद में आप या तो सीधी जिरन लगाते हो, ठीक है, और या हम क्या लगाते हैं? टू ऑब्जेक्ट लगाते हैं सीधा, टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कहोगे? तो कैन यू एडवाइज मी, क्या कहो? कैन यू एडवाइज मी, टू हम लगा नहीं सकते, एडवाइज मी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एडवाइस के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता, प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। आई थिंक सी वुड बी मच मोर हैप्पियर। पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हैप्पियर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, तो सीधा ही हमें कहना पड़ेगा मच हैप्पियर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप मच का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। वेरी हैप्पी
मच हैप्पियर, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का इस्तेमाल होता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, मच बेटर, ठीक है। वेरी हैप्पी, मच हैप्पियर, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। तो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री और मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सेंटेंस में कह रहे हो आई थिंक सी वुड बी मच हैप्पियर इन हर होम टाउन, क्या कहोगे, मच हैप्पियर। मोस्ट हैप्पीएस्ट कह नहीं सकते, हैप्पीएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री तो साथ में आती नहीं है, ठीक है। मोर हैप्पियर साथ में आएगा नहीं, क्योंकि या तो ई आर से बनता है या मोर से बनता है, तो मोर और ई आर दोनों साथ में तो आने से रहे, ठीक है ना। तो मोर हैप्पियर तो हम क्यों कहें, आपको कहना पड़ेगा क्या, मच हैप्पियर, ठीक है। मोर हैप्पी भी नहीं कहेंगे, वो जब एक ही व्यक्ति होता है तब इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सी वुड बी मच हैप्पियर इन हर होम टाउन, ठीक है ना। तो मोर हैप्पियर नहीं कह सकते, लेकिन मच हैप्पियर होता है। कंपैरेटिव डिग्री में मच का इस्तेमाल है वो किया जाता है। यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, ओबे के साथ टू नहीं लगता, ओबे माई ऑर्डर्स, सीधा ही कहना पड़ेगा ओबे माई ऑर्डर्स। तो ओबे माई ऑर्डर्स, ओबे, ओबेइंग कहेंगे नहीं, डू डज और डिड के साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म कहेंगे नहीं, और ओबे विद हम लगा नहीं सकते। तो ओबे माई ऑर्डर्स, ओबे के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आई विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, यदि मेरे ऑर्डर्स को तूने नहीं माना तो तू मुसीबत में पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सी वॉच सो टोल्ड टू रीच द टॉप सेल्फ। देखो सेंटेंस में पहली बात तो पॉजिटिव कहना चाह रहे हो कि वो इतनी ज्यादा ऊंची थी कि आसानी से टॉप सेल पर पहुंच जाए, ऊपर जो अलमीरा है उसमें पहुंच जाए। तो सी वॉज सो टॉल, अब सो टॉल कहोगे तो आगे तो दैट कहना पड़ेगा और पूरा सेंटेंस बनना पड़ेगा सी वॉज सो टॉल दैट सी कैन रीच द टॉप सेल्फ। लेकिन ऐसा तो है नहीं कहीं सेंटेंस के अंदर, तो आगे तो टू इन्फिनिटिव दे रखा है, और टू इन्फिनिटिव किसके साथ आ सकता है, पॉजिटिव में इनफ के साथ आता है। तो आपको कहना पड़ेगा सी इज टॉल इनफ, सी इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप सेल्फ। क्या कहोगे, सी इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप सेल्फ, ठीक है ना। टॉल इनफ, या सी इज फेयरली टॉल, या फेयरली टॉल भी क्या, सी इज फेयरली टॉल टू रीच द टॉप सेल्फ। टॉल इनफ, इनफ का यूज किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के हमेशा बाद में ही होता है। तो आप कहोगे सी इज टॉल इनफ, क्या कहोगे, सी इज टॉल इनफ, ठीक है। तो सी वॉच टॉल इनफ टू रीच द टॉप सेल्फ, ठीक है ना। अलमीरा, सेल्फ ऊपर, अलमीरा, सेल्फ के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, वैसे ध्यान रखना। यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम, हैवी नहीं हैवीली आएगा, ये पहला ही क्वेश्चन था आपका, पहला ही क्वेश्चन आपको दे, फर्स्ट पेपर में भी दिया था क्वेश्चन, हैवी नहीं हैवीली कहना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू पे हैवीली, यू विल हैव टू पे हैवीली, ना कि हैवी। एडवर्ब लगानी पड़ेगी, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ना कि एडजेक्टिव। हैवी तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। हैवी रेंट कह सकते हो आप, हैवी रेंट, ठीक है ना, लेकिन आप हैवीली कहोगे, पे हैवीली। तो यू विल हैव टू पे हैवीली फॉर योर क्राइम्स। सी रैन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्राइटनिंग, फ्रॉम फ्राइटनिंग नहीं कहोगे, आपको कहना पड़ेगा इन फ्राइट, क्या कहोगे, इन फ्राइट, डर के मारे। सी रैन आउट ऑफ हर हाउस इन फ्राइट, डर के कारण, ठीक है ना, इन फ्राइट, सी रैन आउट ऑफ हाउस इन फ्राइट, ना कि इन फ्रॉम फ्राइटनिंग, ठीक है ना। क्या कहोगे, इन फ्राइट, डर से, डर के कारण, डर से, वो डर से घर से भाग गई, डर से घर से भाग गई, इन फ्राइट। आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला। आपको पता है कि सेंटेंस के बीच में जब कभी भी WH वर्ड आते हैं तो उसके बाद में आप इन्वर्जन नहीं कर सकते, सीधा ही आपको कहना पड़ेगा लेफ्ट। डिड लीव है, डिड लीव सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, आई लेफ्ट, क्या होगा, आई लेफ्ट। आई डिड लीव हम कह नहीं सकते क्योंकि डिड एम्फेसाइज कर देगा सेंटेंस के बीच में, कोई कम जरूरी नहीं है, यहाँ पर हैव के साथ लीव आता नहीं, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, देखो सेंटेंस में कि यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन, वॉन्ट यू, यू विल पार्टिसिपेट, यू विल पार्टिसिपेट, आपने सेंटेंस पॉजिटिव का है, वॉन्ट यू आपने अपने आप एकदम करेक्ट बोला है सेंटेंस में।
डोंट यू हम कह नहीं सकते, इजंट इट कह नहीं सकते, विल यू तो पॉजिटिव में क्यों कहेंगे, हमें नेगेटिव कहना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस में किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है आपका, यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन, वॉन्ट यू। पॉजिटिव आपको पता है कि टैग स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव होता है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग आपका नेगेटिव है। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो टैग हम आपका नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो 62 क्या कह रहा है, हिज कॉन्डक्ट डज नॉट अकॉर्ड विद हिज नोबल प्रोफेशन कहना पड़ेगा। अकॉर्ड, यहाँ पे अकॉर्ड के साथ विद लगाना पड़ेगा। क्या कहोगे, द क्वेश्चन अकॉर्ड विद आपको कहना पड़ेगा, ना कि अकॉर्ड टू, ठीक है ना, अकॉर्ड विद। अकॉर्ड विद किसी चीज से तालमेल बिठाना होता है, किसी चीज से तालमेल बिठाना। हिज कॉन्डक्ट डज नॉट अकॉर्ड विद हिज नोबल प्रोफेशन, उसके नोबल प्रोफेशन से उसका जो व्यवहार है वो तालमेल नहीं बिठाता, ठीक है। जैसे मान लो कोई टीचर है और जोर जोर से मान लो बोल रहा है, वो जबरदस्त तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहा है, ओबियसली वो क्या है, उसका कॉन्डक्ट, उसका जो व्यवहार है वो अपने प्रोफेसर से क्या है, मेल नहीं खाता। तो किसी चीज से मेल नहीं खाना अकॉर्ड विद होता है, क्या होता है, अकॉर्ड विद प्रपोजिशन आपका कॉम्बिनेशन बैठेगा। क्वेश्चन में आई विश आई न्यू, आपको पता है आई विश इफ ओनली वगैरह के बाद में पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, आई विश आई न्यू, आई विश आई न्यू या आई विश आई कुड नो, दोनों ऑप्शन आपके पॉसिबल थे। वुड नो भी आ सकता था लेकिन ऑप्शन में है नहीं, है नॉन, आई एम नोइंग तो हम वैसे भी नहीं कह सकते, स्टैटिक वर्ब है नो, आई न्यू, क्या कहोगे, आई विश आई न्यू। आई विश के साथ आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है ना। और बी वर्ब आती है तो हमेशा वर आती है, जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आई विश आई न्यू हाउ टू प्ले द गिटार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आगे आर्टिकल द लगता है, ध्यान रखना, द गिटार, द हारमोनियम, द पियानो। 64 she came home to meet I and mine family, I and my family, to meet me and my family, to me and my family, to me and my family। she came home and meet me and my family, ठीक है ना, मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने के। माई सेल्फ और माइन फैमिली होता नहीं है, मी तो सही है लेकिन माइन फैमिली थोड़ी होता है, माई फैमिली होता है। तो मी एंड माई फैमिली प्रोनाउन से बना हुआ एक सरल सा आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स यू योर वे। अवेल आपको पता है अपने बाद में क्या करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और सेंटेंस आपका क्या है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, ठीक है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है ना, तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल किसको कह रहे हो, आप सामने वाले को ही तो कह रहे हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, इसलिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ कहना पड़ेगा। तो ट्राई टू अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, क्या कहोगे, अवेल अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से आपको यहाँ पर योर सेल्फ लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है ना। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहते हैं ना, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मीन्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। तो योर सेल्फ क्यों करें, क्योंकि उसका सब्जेक्ट यू है, क्योंकि आप यू से ही बात कर रहे हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा योर सेल्फ होता है, और अवेल के बाद ऑफ आता ही है, और ऑफ आने के बाद ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। यहाँ यदि ऑफ नहीं होता, ट्राई टू अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी, तो सीधे अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी हम ऑब्जेक्ट के तौर पर मान लेते, वहाँ योर सेल्फ हमें लगाने की भी जरूरत नहीं होती यदि ऑफ नहीं होता। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं सेंटेंस को, देखो दो तरफा इस सेंटेंस को सही करते हैं, या तो हम कहेंगे ट्राई टू अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। आप या तो ऐसे कहते हैं सेंटेंस को, या कहते हैं ट्राई टू अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, इस तरह। तो रिफ्लेक्सिव आपको लगाना पड़ता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज बना दिया तो आपको योर सेल्फ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, ही हैज हार्डली सम नियर फ्रेंड्स। पहली बात तो हार्डली, स्कैर्सली, बेरली वगैरह के साथ में सम नहीं, आपको एनी कहना पड़ेगा, और नियर फ्रेंड्स नहीं, क्लोज फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड। क्या कहोगे, फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, फ्यू और हार्डली का इस्तेमाल साथ में हम कर नहीं सकते।
हार्डली और मैनी का यूज हम साथ में कर नहीं सकते, तो एनी क्लॉज, क्या कहोगे, एनी क्लॉज। तो ही हैज़ हार्डली एनी क्लॉज फ्रेंड्स, उसके ना के बराबर क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है, ना के बराबर उसके नज़दीकी दोस्त है, उसके लंगोटे यार ना के बराबर है। तो आपने कहा ही हैज़ हार्डली एनी क्लॉज फ्रेंड्स, ठीक है ना। एनी के साथ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगाई जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी फ्रेंड भी होता है, एनी फ्रेंड्स भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, चलो ओके। तो इस तरह आपके क्वेश्चन कौन सा हो गया, 66। ओके, तो टोटल आपके 3 पेपर हुए थे, आपको पता होना चाहिए 2019 के मेंस के अंदर टोटल 3 पेपर हुए थे, एक में 22 आते हैं आपके क्वेश्चंस, तो 3 पेपर के अंदर टोटल आपके 66 जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे 2019 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। ओके, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है, ठीक है ना, आपको कुछ वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो आप इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने 2019 के प्री के जितने भी पेपर्स हुए थे उनके हमने क्वेश्चंस कर लिए और हमने मेंस के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, ठीक है ना। उसमें हम सिर्फ ग्रामेटिकल चीज़ें ले रहे हैं, जो स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और बाकी जितने भी आपके वोकैब वगैरह के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ है वो हम बना लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।